शुरू करते हैं सर आज का। और जो हमारे साथी ज्वाइन करना चाहेंगे वो 2-4 मिनट में कर ही लेंगे। तो सर सबसे पहले पिछली क्लास का एक छोटा-सा रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में जो हमने सीखा था, हमने ट्रेड टाइगर की सेटिंग सीखी थी और ये सीखा था कि इसकी सेटिंग्स में जाके क्या-क्या सेटिंग करनी है। तो 2 तरीके से सेटिंग ओपन होती है, एक तो यहाँ सेटिंग में जाके आप ग्राफ सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ पर जनरल में आपको चेंज करना था, बैकग्राउंड को ब्लैक से व्हाइट करना था, फोरग्राउंड को व्हाइट से ब्लैक करना था। चार्ट डेटा में एडजस्ट विद मार्केट आवर्स पे क्लिक करना था, बाकी सबको हटा देना था। आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव नॉट शेयर्ड, आई एम रियली सॉरी। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। आई एम रियली सॉरी। नाउ इज इट विजिबल? ओके। तो हमने कल जो डिस्कस किया था, सबसे पहले जनरल में जाके डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड का कलर ब्लैक से व्हाइट करना है, फोरग्राउंड का व्हाइट से ब्लैक करना है। चार्ट डाटा में एडजस्ट विद मार्केट आवर्स पे क्लिक करना है, मर्ज फाइनल क्लोज टू लास्ट इंट्राडे कैंडल और लिमिटेड नंबर ऑफ टिक्स को 150 करना है। चार्ट टूल बार में कोई चेंज नहीं करना। बस यहां पर अगर करना चाहो तो एक काम कर लेना, यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की ऑप्शन मिलेगी। लेट मी सी वेयर इट इज, उसको सिलेक्ट कर लेना, रेक्टेंगुलर बॉक्स। मुझे अभी दिख नहीं रहा, पर यहां पर ही आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स की ऑप्शन मिलेगी, आप उसे ये रहा रेक्टेंगुलर बॉक्स, आप इसे सिलेक्ट कर लेना। फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने भी आपको बताना है, इसे अभी मत छेड़िएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने ब्लैक व्हाइट से ब्लैक करना था, टेक्स्ट के साथ सेम करना था। ट्रेंड लाइन को भी एक कलर देना था जो आप देना चाहें। फ्री लाइन का कलर ब्लू करना था और अनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन और राइट एक्सटेंशन को रिमूव कर दीजिएगा। सिंबल का कलर चेंज करना था जो आप करना चाहें। रिट्रेसमेंट अभी नहीं छेड़ना, आपको बताऊंगा क्या करना है इसमें। उसके बाद मेजर टूल पे आके इसका फोरग्राउंड कलर भी हमें ब्लैक करना है। वर्टिकल लाइन का कलर भी ब्लैक करना है। टारगेट लाइन, स्टॉप लॉस, इनके कलर ऑलरेडी गिवन है, ये हमें चेंज नहीं करने। पेंसिल का कलर आप ब्लू कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट गिवन है कलर, तो व्हाइट पे आपको व्हाइट पे कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स का कलर आप ब्लैक कर सकते हैं। टिक एवरेज लाइन पे आप यहां पर आप बॉक्स पे जाएंगे तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। प्रीवियस क्लोज लाइन को अनचेक कर दीजिएगा। प्रीवियस ओपन लाइन को भी अनचेक कर दीजिएगा। हाई लाइन, लो लाइन सभी को अनचेक कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा। हमने ये भी सीखा था कि ये जो सारी लिस्ट हम ओपन कर रहे हैं, एफएमसीजी, पीएसयू, मीडिया, ऑटो, ये कैसे कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा तरीका था, मार्केट वॉच पे जाके एनएससी में सारे सेक्टर्स गिवन है, ये सेक्टोरियल, इस पे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, लाइक प्राइवेट बैंक, तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब अगर मुझे एक्सिस बैंक का पर्टिकुलरली चार्ट ओपन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके एक्सिस बैंक पे डबल क्लिक करूंगा, चार्ट ओपन हो गया और ये मेरे सामने आ गया। आज देखिए मैंने इस पे कुछ मार्किंग कर रखी थी और जहां से प्राइस नीचे आ रहा है वो ऑलमोस्ट वही सप्लाई एरिया था जहां से प्राइस नीचे आ रहा है। जहां से प्राइस ऊपर भी चल रहा है वो भी देखिए मैंने ग्रीन कलर से पहले से ही मार्क कर रखा था, वहीं से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है। एक दो रुपए पहले सही, ये एक दो रुपए पहले मूवमेंट क्यों आती है या बाद में क्यों आती है, ये सब चीजें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो कल हमने डिस्कस किया था वो था फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। दो तरीके की कैंडल्स हैं, ग्रीन एंड रेड। वो कैसे बनती हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसका लो क्या होता है, हाई क्या होता है, ये सब चीजें वो डिस्कस्ड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रीन कैंडल ग्रीन बनी क्यों और रेड कैंडल रेड क्यों बनी। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो ये कैंडल्स बन रही हैं इनकी फॉर्मेशन ऐसे क्यों हो रही है जैसे ये है। समृता, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इन हिंदी, you can interrupt me in between. I will start speaking English. Am I clear? Thank you. Umang, same goes with you. If you are not able to understand something, please let me know. I will speak in English. So, here is the green candle. ग्रीन कैंडल कितनी ग्रीन होगी, कितनी एक्साइटिंग होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बायर्स
नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स में कितना डिफरेंस है? नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर्स से कितने ज्यादा हैं? अगर आप नंबर ऑफ बायर्स देखें, मैं मान लेता हूं 10 लाख हैं और नंबर ऑफ सेलर्स सिर्फ और सिर्फ 50,000 हैं, तो ये बहुत बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन जाएगी। वहीं अगर ऐसा हो वहीं अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम कम कर दें और ये मान लें कि नंबर ऑफ बायर्स जो है वो 10 लाख हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स 5 लाख हैं, तो ये ग्रीन कैंडल और थोड़ी छोटी बनेगी, थोड़ी कम एक्साइटिंग बनेगी। दैट मीन्स what is the thing that is leading to the formation of green candle? It is nothing but the pending buying orders. Pending buying orders. So here pending buying orders are 5 lakh, whereas in this situation pending buying orders are 9 lakh 50,000. एंड ट्रस्ट मी, जो आज की क्लास हमारी होने जा रही है, इट्स गोइंग टू द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्लास वी विल हैव इन आवर एंटायर जर्नी, because we are going to understand how this price movement works, why the price increases, why the price decreases, and how institutional investors trap the retail investors. Now, who are institutional investors? We have two CAs with us, but obviously everyone is not CA. So, institutional investors are basically those investors जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, जो मोटा पैसा एक बारी पे लगा के किसी शेयर के प्राइस को अपने हिसाब से इन्फ्लेट या डिफ्लेट करने की पावर रखते हैं, जिनके पेंडिंग ऑर्डर सालों साल बने रहते हैं और कैंसिल नहीं होते। Those are institutional investors. What will happen with a retail investor? Suppose मैंने आज मॉर्निंग में कोई ऑर्डर लगाया और मैंने माई जीटीडी पे भी लगा दिया। माई जीटीडी मीन्स माई गुड टिल डेट। तो मुझे मैक्सिमम 6 to 9 मंथ या ब्रोकर टू ब्रोकर वरी करेगा तो एट मैक्स 12 महीने का टाइम मिल जाएगा। 12 महीने के अंदर अगर मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, वरना मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। वेयर एस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है दोज ऑर्डर्स आर स्टिल देयर इन द सिस्टम इवन आफ्टर अ डिकेड। 10-12 साल बाद भी वो पेंडिंग ऑर्डर्स वहीं पे रहते हैं, और जब प्राइस उस एरिया में आता है तो बिकॉज ऑफ दीज पेंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि यहां पर ये फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, तो प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर इज नॉर्मली कॉस्टिंग ₹500 to ₹600, बट व्हाट हैपेंड इन कोरोना? एज एवरीबडी वाज आस्किंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, so people started selling it, but at a certain point in time इसकी सप्लाई खत्म हो गई। Still there were pending buying orders and people were ready to pay as much as they can for a oxygen cylinder, and trust me, मैंने खुद अपने भाई के लिए 50,000 रुपीज में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बाय किया था। 50,000 रुपीज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो सिलेंडर आज भी घर पे पड़ा हुआ है और वो 600 रुपए में बिकने को रेडी है। सो नाउ व्हाट हैपेंड? इसी तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होता है। स्टॉक मार्केट में वो देखता है चीज 500 से 50,000 पहुंच गई, दैट मीन्स इट स्टिल हैज पोटेंशियल, वेयर एज ही डजंट नो द बेसिक दैट हाउ डज द प्राइस वर्क्स, why price inflate and why price deflate. This is the thing where he gets trapped. So let's understand कि ये बंदा कहां ट्रैप हो रहा है। सो कंक्लूजन क्या है? ग्रीन कैंडल क्यों बनी? जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। किसी रिटेलर के इतने ज्यादा बड़े पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते कि वो किसी शेयर की प्राइस में बड़ी मूवमेंट ले आए। लाइक पिछले 2-3-4 दिनों से, 5 दिनों से, या ऑलमोस्ट मैं 2 हफ्ते से मान लूं, तो जो मार्केट में एक रैली आ रही है, दैट रैली इज बिकॉज ऑफ एचडीएफसी एंड रिलायंस, द बिगेस्ट प्लेयर इन द स्टॉक मार्केट, जो निफ्टी को पूरा इन्फ्लेट या डिफ्लेट करने का पावर रखते हैं।
उनमें ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट आ रही है। इसीलिए डिस्पाइट मार्केट ज्यादा बढ़ रहा था, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा था। सेम थिंग हैपन टुडे। मार्केट ज्यादा गिरा लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं गिरा। रीजन बीइंग, जो मार्केट बढ़ा या गिरा वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स की वजह से हुआ, एचडीएफसी एंड रिलायंस। और रिलायंस या एचडीएफसी में अगर आपको 50 या 100 रुपए का मूवमेंट लाना है तो वो आपके या मेरे 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के ऑर्डर से नहीं होगा। It needs a huge amount of capital, and that capital is there with the institutional investor. In this market, only institutional investor earns, everybody else loses the money. So if we are able to understand how institutional investor works, what are their footprints, trust me, we will also make money. Let me clear you the same thing on another slide. Here it is. So अब selling के साथ क्या होगा? Why red candle will be formed और ये कितना अग्रेसिव बनेगी? Here is the red candle. अब ये ज्यादा एक्साइटिंग रेड कैंडल है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है। दिस मीन्स व्हाट? यहां पर सेलिंग के ऑर्डर एज कंपेयर टू बाइंग के ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं। दैट मीन्स इस एरिया में कहीं ना कहीं पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर्स हैं। बिकॉज ऑफ मल्टीपल पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी है। सपोज यहां 10 लाख की सप्लाई थी पर खरीदने वाले 500 लोग भी नहीं थे, तो हुआ क्या? अल्टीमेटली प्राइस हैड टू कम डाउन। सेम थिंग मान लीजिए कि 50,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गया। नाउ एवरीबडी इज रेडी टू सेल एट दिस प्राइस, बट नोबडी इज रेडी टू बाय। देयर आर ओनली लिमिटेड बायर्स एट दिस प्राइस। व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? अगेन, अगर कोई बायर ही नहीं मिलेगा तो जो नेक्स्ट बायर अवेलेबल होगा वही उसी प्राइस पे आप बेच सकते हो। मान लीजिए नेक्स्ट बायर अवेलेबल ही 40,000 पे है, तो अल्टीमेटली आपके स्टॉक का प्राइस गिर के 40,000 आ जाएगा। या मान लेते हैं इसके बाद का कोई बायर अवेलेबल ही 30,000 पे है, अल्टीमेटली योर प्राइस विल ड्रॉप डाउन टू 30,000 रुपीज। इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है, मेरी सोसाइटी में 10 फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ये सारे फ्लैट्स 30 लाख की कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। मैंने बीइंग अ इन्वेस्टर इन सारे फ्लैट्स को खरीद लिया। नाउ नो मोर फ्लैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। इफ somebody has to buy, that person will come to me and I am ready to sell these flat at not lesser than 40 lakh rupees. What will happen to the price? Price is automatically inflate to 40 lakh. Automatically inflate to 40 lakh. Reason being, there is no seller available before 40 lakh. Similar thing happens at the time of supply. Suppose I have sold all my stock at 40 lakh rupees. Now entire stock has been sold at 40 lakh rupees. अब क्या होगा जी? अब ये 40 लाख वाले क्या करेंगे? अब कोई बेचने के लिए कोई रेडी है क्या? मार्केट में कोई सेलर अवेलेबल ही नहीं है। अब प्राइस के साथ क्या होगा? अब इनमें से जो जो प्राइस मांग लेगा वो इसका नेक्स्ट प्राइस बन जाएगा। सपोज नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है नहीं, मैं 49 लाख से कम में अब अपना फ्लैट नहीं बेचूंगा, तो द नेक्स्ट बेस्ट प्राइस अवेलेबल इज 49 लाख एंड प्राइस विल इन्फ्लेट टू 49 लाख। सेम थिंग हैपेंस विद द स्टॉक। छोटी रेड कैंडल क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर पेंडिंग सप्लाई के ऑर्डर कंपैरेटिवली कम होंगे। मान लेते हैं यहां पर सेलिंग अवेलेबल है 10 लाख के लिए, लेकिन बायर्स भी अवेलेबल हैं दैट टू 3 लाख। तो डिफरेंस कितना रहा? सिर्फ 7 लाख। इसलिए हो सकता है कैंडल इतनी एक्साइटिंग ना बनी हो। इसका मतलब क्या? इस एरिया में कहीं ना कहीं पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया। और दोबारा जब भी प्राइस इस एरिया में अप्रोच करेगी तो ये सारे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस को नीचे लेके आएंगे। ना हाउ डज इट वर्क समझते हैं। जब नंबर ऑफ बायर ज्यादा होंगे,
सेलर के कंपैरेटिवली तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी जब नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बायर्स, तो रेड कैंडल फॉर्मेशन होगी. Price will go up and down only when there is imbalance between the demand and supply. When demand is equals to supply, there it won't be any change. And without pending order, demand और supply का प्राइस, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, प्राइस विल नॉट चेंज until and unless कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो. Am I clear? Do anybody has any doubt? Okay, let's proceed further. There are two types of candle. There are two types of candle. One is exciting candle. One is exciting candle, and another one is base candle. Now, what is exciting candle? इसकी दो definition है. Definition number one, where where body part is more than 50%, more than 50% of total range of the candle, of total range of the candle. जहां पर बॉडी पार्ट टोटल रेंज का 50% से ज्यादा होगा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? उस एरिया को हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे. लाइक इन दिस प्रीवियस स्लाइड, इट इज द टोटल रेंज. यहां से यहां तक इज द टोटल रेंज, एंड वी कैन सी क्लियरली विद द नेकेड आईज that this part is more than 50% of the total range. This is the total range. तो 50% से अगर ज्यादा है बॉडी पार्ट, then we will call this candle as exciting candle. सेम ग्रीन के साथ रेंज क्या है इसकी? इधर से लेके इधर तक, और नेकेड आइज बता रही हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, ये 50% से ज्यादा है ऑफ टोटल रेंज. सो अगेन इट विल बी नोन एज एक्साइटिंग कैंडल. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्साइटिंग कैंडल एंड बेस कैंडल. एक्साइटिंग कैंडल की पहली थ्योरी जो बोलती है वो यही बोलती है, ये बेसिक थ्योरी है, कि बॉडी पार्ट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेंज ऑफ द कैंडल. एडवांस स्टडी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर आपको साथ साथ बता रहा हूं, एडवांस स्टडी बोलती है कैंडल क्लोजेस outside the range of the previous candle. आपकी कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज से बाहर क्लोज होनी चाहिए. मान लीजिए प्रीवियस आपकी कैंडल है, वो कुछ ऐसे बनी, नेक्स्ट आपकी कैंडल एक्साइटिंग तो बनी, बीट एनी कलर, लेकिन वो प्रीवियस कैंडल की रेंज में ही क्लोज हो गई. दिस इज द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल. उसके बाद की कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज में ही क्लोज हो गई, तो इस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे. एक्साइटिंग कैंडल के लिए दोनों बातें फुलफिल होना जरूरी हैं. बॉडी पार्ट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेंज ऑफ द कैंडल, एंड द सेकेंड वन इज कैंडल शुड क्लोज आउटसाइड द रेंज ऑफ द प्रीवियस कैंडल. तो अगर ये कैंडल कुछ कुछ ऐसे बनती, प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर आ जाती, प्रीवियस कैंडल की रेंज यहां क्लोज हो गई, प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर बनी, तो वी विल कॉल इट एज एक्साइटिंग कैंडल, एज इट इज फुलफिलिंग बोथ द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एन एक्साइटिंग कैंडल. अब समझते हैं दूसरी टाइप की कैंडल क्या होती है. वन इज एक्साइटिंग कैंडल and the second one is base candle. Now what is base candle? Base candle का भी अगेन दो रूल हो गए. फर्स्ट वन इज बॉडी पार्ट should not exceed or should not exceed
50% of its total range. Suppose here is a candle. इसके मल्टीपल हम एग्जांपल ले सकते हैं. इट कैन बी दैट ऑफ एनी कलर. It can be that of any color. It can be red or green. बेस कैंडल किसी भी तरीके से बन सकती है. बॉडी पार्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और हो सकता है कि बॉडी पार्ट हो ही ना इसमें. कुछ कैंडल इस प्लस के साइन की भी बन सकती हैं. इन प्लस के काइंड ऑफ कैंडल को हम डोजी कैंडल बोलते हैं. खैर इसका कोई यूज नहीं है, डोजी बोले कुछ भी बोले, पर जस्ट लेटिंग यू नो एज पीपल गेट एक्साइट बाय द नेम, बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द नेम कि इनको क्या बोलना है. हमारे लिए सारी की सारी कैंडल्स, बीट ऑफ एनी कलर, बीट रेड, बीट ग्रीन, हमारे लिए ये सब की सब कैंडल एक सी ही हैं, एंड दैट इज बेस कैंडल. भैया क्लास में हूँ, भैया क्लास में हूँ. It can be that of any type, but all the candles will be called base candle. And the second condition that applies to the base candle is that when candle closes within the range of previous candle, we will call it the base candle. मान लेते हैं कोई कैंडल बनी पहले, किसी भी कलर की कैंडल बनी, अगर नेक्स्ट कैंडल इसकी रेंज के अंदर ही क्लोज हो गई, इवन इफ दैट इज लुकिंग एज एक्साइटिंग, तो तब भी हम इसको बेस कैंडल ही मानेंगे. वी वॉन्ट कंसिडर इट एज एक्साइटिंग कैंडल. ये हमारी बेसिक स्टडी है, ये हमारी एडवांस स्टडी है. वी विल डिस्कस बोथ द थिंग्स. अब जो ये प्लस साइन की कैंडल बनी है जिसे हम डोजी कैंडल बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाइंग और सेलिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, इसीलिए यहां पर बॉडी पार्ट नहीं है. बॉडी पार्ट ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर, एंड बॉडी पार्ट छोटा होने का मतलब है कम पेंडिंग ऑर्डर. इट माइट बी यहां पर 100,000 बायर्स हों और 99,000 सेलर्स हों. इधर बॉडी पार्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है. इट कुड बी यहां पर 1 लाख सेलर्स हों एंड 90,000 बायर्स हों. इसमें देखें तो ये ग्रीन कैंडल है और इसका बॉडी पार्ट छोटा है. व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स कि पेंडिंग ऑर्डर है बट नॉट टू मच. इट कुड बी कि यहां पर 1 लाख बायर्स हों लेकिन सेलर्स कंपैरेटिवली कम हो. सेलर्स कैन बी 90,000. सो जितना बड़ा बॉडी पार्ट दैट मीन्स उतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर, जितना छोटा बॉडी पार्ट दैट मीन्स उतने कम पेंडिंग ऑर्डर, उतने कम पेंडिंग ऑर्डर. ओके, चार्ट पे एक बार डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टू दैट आर सुपर टॉपिक जिसके लिए आज हम यहां सारे इकट्ठे हुए हैं. सो चार्ट पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल में क्या हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. आर वी एबल टू डिफरेंशिएट बोथ द एक्साइटिंग एंड द बेस कैंडल? ओके, दिस कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल, इसका देखा जाए तो बॉडी पार्ट 50% के इक्विवेलेंट लग रहा है ऑफ द टोटल रेंज. आप प्लीज खुद को अनम्यूट करें और बताएं, इज इट एक्साइटिंग और बेस? I would request all the participants to please unmute and participate and please बताएं कि जो ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जहां पर मेरा कर्सर है, बेस, दिस रेड कैंडल, एग्जैक्टली इट्स एक्साइटिंग.
ये डिस्पाइट इसका बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा भी होता, पर ये प्रीवियस कैंडल की रेंज में क्लोज हो गई, वी विल टेक इट एज बेस कैंडल ओनली। इट माइट बी लुकिंग एज कि ये एक्साइटिंग हो सकती है, पर वी विल कंसीडर इट एज बेस क्योंकि प्रीवियस कैंडल की रेंज में क्लोज हो गई। दिस इज क्लियरली इंडिकेटेड एज अ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। इस कैंडल को क्या मानेंगे हम? बेस। दिस रेड कैंडल, others can also participate। दिस रेड कैंडल, क्या ये प्रीवियस कैंडल की? यस, इट इज एक्साइटिंग, वेरी गुड। ये वाली ग्रीन कैंडल, दिस वन ग्रीन एक्साइटिंग। ये जो सारी है, ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया, ये यहां तक, ये सब के सब बेस कैंडल्स हैं। ईदर इनका बॉडी पार्ट बहुत अच्छा नहीं है, और दे आर क्लोजिंग विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल्स। सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ एरिया एज गार्बेज। वी कॉल दिस काइंड ऑफ एरिया एज गार्बेज, जहां पर मल्टीपल बेस कैंडल हैं एंड कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। वी कॉल दिस काइंड ऑफ एरिया एज गार्बेज। गार्बेज मीन्स नो ट्रेडिंग जोन, यहां कुछ नहीं करना, यहां शांति रखनी है। नाउ वी कैनॉट प्रिडिक्ट वन थिंग, what will happen, what will happen after the formation of a base candle. There is a base candle, be it of green or red, doesn't matter. We cannot predict what will happen after this, but the candle that will be formed after this clearly indicates that in this scenario, there it was a fight between the buyers and the sellers. There it was a fight between the buyers and the sellers. And what was the ultimate result? सेलर खत्म हो गए, बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर अभी भी बचे हैं, एंड प्राइस अप चला गया बिकॉज देर वॉज नो सेलर अवेलेबल। दैट मीन्स इस एरिया में जहां से प्राइस रिवर्सल हुआ है, इस एरिया में देर आर स्टिल पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर, देर आर स्टिल पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन प्राइस विल कम हियर, इट माइट हैपन कि यहां से वो पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो एंड प्राइस दोबारा से यहां से रिवर्स हो जाए। सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बाय करते हैं। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, ये सारे गोल्डन वर्ड्स हैं, प्लीज इन्हें याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सुनिएगा दोबारा। Institutional do not follow the price, they always buy in a particular range. This is their particular range, they will always buy this in this area, and this particular area, this particular range is known as demand zone where they buy। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी प्राइस को फॉलो नहीं करता, इट इज ओनली रिटेलर द वन हु फॉलोज द प्राइस। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डू नॉट कैंसिल द ऑर्डर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर कैंसिल नहीं होते, चाहे 10 साल हो जाएं या 12 साल हो जाएं। इसलिए जब भी प्राइस दोबारा से इस पेंडिंग एरिया वाले जोन में आएगा, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज हेयर आर स्टिल मल्टीपल पेंडिंग ऑर्डर्स। कितना ऊपर जाएगा will depend upon the selling pressure। mind my words, it will depend upon the selling pressure कि कितना जोर से सेलिंग आ रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा। सपोज इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है 50 लाख, सपोज इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स डिमांड के, सप्लाई आ गई 30 लाख की। व्हाट विल हैपन? प्राइस विल रीच टू दिस एरिया एंड इट विल इन्फ्लेट। अनदर सिचुएशन, मान लेते हैं अभी भी 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर हैं, लेकिन सेलिंग आ गई 70 लाख की। नाउ व्हाट विल हैपन? ऑल द ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड और प्राइस नीचे चला जाएगा जहां तक उसको रिमेनिंग 20 लाख पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर नहीं मिल जाते। मान लेते हैं सप्लाई अभी भी 70 लाख की आई है, लेकिन इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर जो है वो 2 करोड़ हैं। what will happen to the price? Price will approach to this area 2 crore वाला
और इस एरिया को टच करते ही वो शूट हो जाएगा, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज लो एंड बाइंग प्रेशर इज कंपैरेटिवली मच हायर। सो प्राइस क्या होगा? प्राइस विल शूट अप। प्राइस यहां नहीं टिकेगा। इट माइट बी कि प्राइस एक नया डिमांड जोन क्रिएट कर ले, एक नया प्राइस एक्शन क्रिएट कर ले। अब एक गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लेना, ये आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग। रिमेंबर, हम किसी को भी बाइंग और सेलिंग से नहीं रोक सकते। बेस के बाद वाली कैंडल का हाई और लो जितना ज्यादा होगा, बेस के बाद वाली कैंडल का हाई और लो यानी कि बॉडी पार्ट जितना ज्यादा होगा, ये बॉडी पार्ट जितना ज्यादा होगा, हाई एंड लो का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन उतना ही पावरफुल होगा। सो बेटर एंड बिगर द body part, high and low of the next candle or the exciting candle that has been made after the base candle will, the higher the pending orders, the more powerful will be the exciting candle that will be made after the base candle, और उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। When price reaches to a height, retailer will be shown a data that will be real। मैं आपको एक ना एसबीआई का एग्जांपल देके दिखाता हूं। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। और अभी तो निफ्टी का बड़ा कमाल का एग्जांपल है। निफ्टी से मैं एक बार सारे सारे टूल्स डिलीट कर देता हूं ताकि आपको निफ्टी का चार्ट एज इट इज दिखे जैसा होता है। सब चीजें डिलीट कर देते हैं। मैंने निफ्टी के चार्ट से सब कुछ डिलीट कर दिया। हुआ क्या, मार्केट पहुंचा था इस लेवल पे वेयर इट वाज 21,950, ऑलमोस्ट यही लेवल था। और मैंने अपने ग्रुप में एंटर किया, फ्रॉम हियर मार्केट इज गोइंग टू गेट रिवर्सल। 21,975 या 980 का ही मैंने कुछ उसमें बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट विल गेट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। आप इस दिन की डेट नोट कर लो। डेट क्या है? 4 मार्च 2025। नाउ जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, उस पर बड़ा ध्यान से सुनना। It made a low of 21,964 and the date was 4th of March 2025। इस दिन इंडिया के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सबसे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स, सबसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने एक न्यूज बड़ी तेजी से फैलाई। मार्केट में हुए 12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। हर कोई डरा रहा था कि यहां पर आके माल बेच दो, कुछ नहीं बचा है। नो मार्केट विल गो टुवर्ड्स 19,500। 19,500 भी छोड़ो, मार्केट तो इस लेवल तक आ जाएगी 19,000 तक। 19,000 से पहले मार्केट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई पैनिक दिखा रहा था, हर कोई। बट व्हाट हैपेंड, यहां पर प्राइस आता है और ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। एसबीआई का आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल। इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए तो आप सारी सिचुएशंस को समझने अच्छे से समझोगे। देखो जी, हम बात करते हैं एसबीआई की कि एसबीआई के प्राइस के साथ हुआ क्या। दिस वाज द एरिया वेयर प्राइस अप्रोच्ड। दिस वाज द एरिया वेयर प्राइस अप्रोच्ड। पर उससे पहले 2016 की बात करते हैं। 2016 2020 यू कैन वेरीफाई बोथ the time frames and go to the YouTube, go to the Google and check what the news has been spread on the name of SBI. In 2016, there it was a clearly demand zone, as there it is a green exciting candle after a few base candles. That means there it was, there it were pending order, जिसके रिजल्ट से ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस फिर अप गया। टाइम फ्रेम मैंने कौन सा ओपन अप किया है? क्वार्टरली। ये मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये टाइम था जी 2015-16 का। कैंडल पे हम क्लिक करके देखते हैं, 2014 31 मार्च की कैंडल थी। सेम प्राइस में जब एसबीआई ने आना था, इट वाज फॉर श्योर कि प्राइस यहां से इन्फ्लेट करेगा
and it will make a all time high. But what happened? आप 2016 के न्यूज चेक कर लो. न्यूज एंकर्स का बोलना था एसबीआई माइट टच 2 डिजिट्स, एसबीआई 2 डिजिट्स में आ जाएगा, एसबीआई खत्म होने वाला है, एसबीआई तो गयो भयो, कुछ नहीं बचा अब एसबीआई में. पर व्हाट हैपेंड? उसके बाद यहां से चला और इसने 340 टच किया, इसने 340 टच किया, 340 350 टच किया. आप ये वाला टाइम फ्रेम भी देख लो, नोट कर लो. जून 2019, जून 2019 की न्यूज चलाना एसबीआई से रिलेटेड, कोई भी न्यूज चला लेना, हर न्यूज चैनल बोल रहा था एसबीआई हैज मेड ऑल टाइम हाई, फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई, एसबीआई विल टच 500 450 600. हर किसी एनालिस्ट के अपने अपने भाव थे जो इस पे दे रहे थे, और हर कोई आपको यही बोल रहा था कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट. जस्ट लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसबीआई, यू नो इट्स वंडरफुल, इट्स समथिंग रियली अमेजिंग. एसबीआई हैज नेवर एवर शोन दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. पर इधर हुआ क्या? यहां तो पहले से पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर थे. व्हाट हैपेंड हियर? प्राइस अगेन डिफ्लेटेड एंड इट रीच टू अगेन द सिमिलर डिमांड जोन. यहां पर जब आया कोरोना के टाइम पे 2020 में, जितनी बुरी न्यूज हो सकती थी अबाउट द एसबीआई दैट वाज स्प्रेड कि भैया एसबीआई तो फिर से खत्म हो गया, गया, कुछ नहीं बचा, सबने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब तो यहां से ये 2 डिजिट में जाने वाला है. बट ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े लोग जो पूरी मार्केट को ऑपरेट करते हैं, दे अंडरस्टैंड द गेम. They never follow the price, they always buy in a range. This was their range where they bought in 2016 and they bought in 2020. And what happened after that when they bought in this range? The price inflated and it reached to all time high, touched 917. But इधर था क्या? सी, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस एरिया में बाइंग करनी है तो कैसे न्यूज स्प्रेड होंगे? आपको फियरफुल किया जाएगा. एवरी न्यूज चैनल, एवरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एवरी रील विल से यहां से एसबीआई खत्म, कुछ नहीं बचा एसबीआई में. और इस एरिया पे वो लोग क्या बोलेंगे? एसबीआई जैसा कोई नहीं है भाई. ग्रीड क्रिएट करेंगे, बिकॉज हियर दिस इज द पॉइंट वेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज टू बुक इट्स प्रॉफिट. यहां पर आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज दिखाएंगी एंड ऑल टाइम रियल डेटा दिखाया जाएगा. कुछ भी फेक नहीं होगा, सब कुछ रियल टाइम. क्यों? क्यों? और आप उस डेटा को देख के यकीन भी कर लोगे. आपका पोर्टफोलियो भी उस समय आपको ग्रीन शो हो रहा होगा, तो आप कहोगे न्यूज तो सही है, बात तो सही कह रहे हैं ये, यहां पर तो और खरीदना बनता है. और रिटेलर यहां पर ट्रैप होगा, खरीदेगा, एंड दिस विल बी द पॉइंट वेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल डू इट्स प्रॉफिट बुकिंग. And from here again the price will reach in the range of the institutional investor. Again from this point institutional investor will start grabbing the product, he will start accumulating the shares. And what will happen thereafter? यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट व्हाट हैपेंड टू द प्राइस? इट रीच टू द ऑल टाइम हाई. अगेन ये प्राइस कहां से चल रहा है? आई विल शो यू दिस थिंग ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. मैंने ये चीज भी प्रेडिक्ट की थी कहां से चलेगा, एंड आई विल शो यू. इट हैज वर्क फ्रॉम द सेम प्लेस, वहीं से चला है. आप सब चीजें मेरी बात पे ना किसी पे भी ना भरोसा मत करना, जाना और वेरीफाई करना. अगर आपको यही सब चीजें सुनाई जाएं तो आप बताना. जब स्टॉक मार्केट गिरा तो सबने बोला स्टॉक मार्केट में 12 लाख करोड़ का नुकसान हो गया. पर जब स्टॉक मार्केट बढ़ा, नन ऑफ द इन्फ्लुएंसर सेट के मार्केट में 10 लाख करोड़ का इनफ्लो बढ़ा है. क्या उसके बाद आपने किसी यूट्यूबर को, जो न्यूज चैनल वाले हैं या किसी भी, मैं नाम नहीं ले रहा, बट बीट एनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या आपने किसी को बोलते हुए सुना कि मार्केट में पैसा इनफ्लो हुआ है? वो आपके अंदर ग्रीड तब पैदा करेंगे व्हेन एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वुड लाइक टू बुक इट्स प्रॉफिट. सी, एवरीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, वो सब चीजें आपके माइंड को ट्रैप करके बेची जाती हैं. बी इट आरओ, बी इट क्लॉज, बी इट लाइफस्टाइल, बी इट फोन, बी इट स्टॉक मार्केट, बी इट स्टॉक्स.
एवरीथिंग इन आवर लाइफ हमारे माइंड को ट्रैप करके बेची जाती है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नो हाउ टू ट्रैप यू। अगर आप इस देखो, जब एसबीआई इस एरिया में पहुंच गया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बाय बोल दो, या तो एसबीआई से निकल के किसी और स्टॉक में चले जाओ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसा बना हुआ है। इवन इफ यू विल सेल योर पॉइंट्स, योर ऑल शेयर्स, एंड यू विल शिफ्ट टू द अनदर शेयर, आप दोबारा सेम मिस्टेक करोगे, अगेन आप ट्रैप में फंसोगे, अगेन आप किसी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय कर लोगे और फिर इस ऑल टाइम लो पे जाके बेच दोगे। एक ब्लॉगर, किसी एक ऐप की नोटिफिकेशन, किसी रील आपके तरीके को वो इन्फ्लुएंस करेगी कि आप उसके बिहाफ पे डिसीजन ले लोगे। न्यू ऑर्डर प्लेस करना तो जरूर दूर, आप अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को सेल ऑफ करना शुरू कर दोगे। यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। मार्केट का एक रूल है जो वॉरेन बफे कहते हैं, वो बोलते हैं सी द मासेस एंड डू द ऑपोजिट। जब मार्केट ग्रीडी है तो बी फियरफुल, और जब मार्केट फियरफुल है देन बी ग्रीडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर न्यूज वाले जो बोल रहे हैं, न्यूज वाले जो फियर्स क्रिएट कर रहे हैं, इज दैट द राइट टाइम टू बाय? यस, दैट इज द राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। और जब न्यूज चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, रील्स वाले अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, हर कोई अपने आप को समझ रहा है कि मैं तो भाई ट्रेनर बन जाऊंगा, कल से मैं स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, देन समझ लो दिस इज द राइट टाइम, जस्ट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। नो इट्स द हाई टाइम। 26,200 पर जब मार्केट थी, नोबडी सेड नेगेटिव अबाउट द मार्केट, पर हुआ क्या? मार्केट फेल डाउन फ्रॉम 26,200 पॉइंट्स टू 22,500 समथिंग, जो भी हमने लो देखा था अभी। वो सब चीजें हुई, हमारे सामने हुई। इन रियल लाइफ होता क्या है जी, हम चीजों को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मींस वी ऑलवेज वेट फॉर द बिग बिलियन डेज, या जो भी सेल लगती है, डिस्काउंट लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड का कूपन लगाते हैं। Amazon में ग्रोसरी खरीदने के लिए 31st का वेट करते हैं कि भाई 31st को वी विल गेट एन एडिशनल 700 रुपीज ऑफ डिस्काउंट ऑन बाइंग ऑफ 2500 रुपीज ऑफ ग्रोसरी। वी वेट फॉर अ मंथ, वी वेट फॉर दीज 7 days। फर्स्ट 7 days में जो Amazon अपनी सेल लगाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में वी डू द ऑपोजिट। We sell at the lowest point and we buy at the highest point. When it will reach to the 900, you will become greedy. Oh यार, मैंने तो सारी रैली मिस कर दी, now should buy here, और आप यहां बेच खरीदोगे, and institutional investor will start booking its profit। तो अगर आपको इस मार्केट में पैसा कमाना है, आपके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? जस्ट फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और हमारी जो 30 की 30 क्लासेस होने वाली हैं, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा पेंडिंग बाइंग के ऑर्डर क्रिएट किए हैं, वी विल बाय इन ओनली दैट एरिया। जहां उन्होंने सबसे ज्यादा पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर क्रिएट किए हैं, वी विल सेल इन दैट एरिया। ट्रक के पीछे लिखा होता है, जलो मत, रीस करो। दिस इज द वे यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, बाय ओनली फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर टीवी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन से पैसा बनता तो पूरा इंडिया सुबह सुबह उठता, कोई जॉब पे ना जाता। जो टीवी एनालिस्ट बोलता आप वो बाय कर लेते, जो टीवी एनालिस्ट बोलता आप वो सेल कर देते, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा बना लेते। बट डज इट हैपन? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। रिसेंटली जी न्यूज के कुछ एक पैनलिस्ट के ऊपर 7-8 करोड़ की पेनल्टी भी लगी थी, शायद 17 कुछ पैनलिस्ट थे, या 17 करोड़ की पेनल्टी 7 पैनलिस्ट पे लगी थी, ऐसे ही कुछ हिसाब था। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट सेबी फाउंड, सेबी ने पाया, व्हेन दे से यू शुड बाय, दे स्टार्ट सेलिंग। जब वो रिटेलर को बोल रहे हैं खरीदो, तो खुद बेच रहे हैं। And when they said that you should start buying, you should start selling, then they themselves are buying, means they are doing just the opposite what they are saying।
हमारे तो एक बिग बुल साहब हैं, जिन्हें हम इंडिया का बिग बुल कहते हैं, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वो किसी को बोल रहे थे, अपने ही न्यूज चैनल वाले को बोल रहे थे कि भैया एल्युमिनियम का भाव बढ़ेगा, यहां से बहुत तेज बढ़ेगा, और पीछे से फोन करके अपने एक बंदे को बोलते हैं भैया एल्युमिनियम सारा बेच दो। व्हाट डज इट मीन? दे आर जस्ट, उन्हें रिटेलर्स चाहिए। इस लो एरिया पे माल्स वो तभी खरीद पाएंगे जब कोई बेचेगा, और बेचेगा कौन? रिटेलर। इस हाई एरिया पे वो प्रॉफिट बुकिंग तभी कर पाएंगे जब कोई माल खरीदेगा, और खरीदेगा कौन? रिटेलर। अल्टीमेटली अ रिटेलर विल बी ट्रैप्ड इन ईच एंड एवरी वे। मान लो आपने बेस्ट रिसर्च करके एक जोन फाइंड किया, बाय करने का डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट बाइंग एरिया, लाइक दिस इज द बेस्ट बाइंग एरिया, मुझे लगता है यार इससे कमालना कोई एरिया नहीं है, ये सबसे कमाल एरिया है बाय करने का। एग्जांपल। लेकिन अगर एक रील वाले ने भी, एक इन्फ्लुएंसर ने भी ये बोल दिया कि भैया एसबीआई के लिए ना अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, वहीं आपका दिमाग पलट जाएगा, आप अपना सौदा हल्का कर दोगे और एसबीआई से बाहर आ जाओगे, आप एसबीआई की तरफ देखोगे भी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएगा। बिकॉज फॉर यू न्यूज, रील, इन्फ्लुएंसर्स, दीज आर स्टिल बिगर फॉर यू देन योर ओन रिसर्च। आप सिर्फ पैसा तभी बना सकते हैं ओनली व्हेन यू डू नॉट फॉलो दीज न्यूज, दीज एनालिस्ट। आप अपनी सिर्फ खुद की रिसर्च करके, अपने ऊपर भरोसा करके ही पैसा कमा सकते हैं। सी आई ऑलवेज से ह्यूमन डू लाई, इंसान झूठ बोलता है, बट चार्ट्स नेवर लाई। ये रहा ना वो बाइंग एरिया, ये रहा वो बाइंग एरिया, दिख रहा है हमें, यहीं से प्राइस बढ़ा, पहली बार भी, दूसरी बार भी यहीं से इन्फ्लेट हुआ। चार्ट्स डू नॉट लाई, ऑलवेज बिलीव ऑन चार्ट। कभी भी आपने भरोसा एक चीज पे नहीं करना, और वो चीज क्या है? वो चीज है किसी इंसान पे। आपने भरोसा करना है तो सिर्फ एक ही चीज पे, और वो क्या है? अपनी खुद की रिसर्च। ये मेरी रिसर्च बोल रही है कि ये रहा बाइंग एरिया, तो मैं इसी एरिया में ही बाइंग करूंगा, मैं कहीं और जाके बाइंग नहीं करूंगा। यहां तक की बातों में किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बताइए, क्योंकि आज की हमारी क्लास सबसे अमेजिंग क्लास है, जिसमें बहुत कुछ मैं अपने दिल से, खुले दिल से सब कुछ बताने वाला हूं। तो प्लीज आपको लोगों के कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है तो बताएं। Have you heard the same kind of research or something like before? Okay. अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज आप मेरी मानना मत, आप उसे खुद जाके वेरीफाई करना। मानने से अच्छा होता है जी वेरीफाई कर लो कि जो मैं आपको बात बोल रहा हूं क्या ये ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर आपको वेरीफाई करके लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो मान लेना। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना किसी एक पॉइंट पे बाय नहीं करते, अगर ये पूरी रेंज है तो इस रेंज में वो मल्टीपल एरियाज में बाय करेंगे। कुछ ऑर्डर इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और कुछ इस लाइन पर। सपोज पहली लाइन पर 10 लाख पेंडिंग ऑर्डर हैं, दूसरी पर 20 हो सकते हैं, तीसरी पर 40 हो सकते हैं, चौथी पर 50 हो सकते हैं, पांचवी लाइन पर 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं। रिटेलर को हर चीज के लिए वैलिडेशन चाहिए कि प्राइस अपसाइड क्यों गया, प्राइस डाउनसाइड क्यों आया, ये प्राइस नीचे गिरा तो क्यों गिरा। और उसकी वैलिडेशन देने के लिए मल्टीपल लोग खड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स खड़े हैं, न्यूज एंकर्स खड़े हैं। वो आपको हमेशा बताएंगे व्हाई दिस प्राइस फॉल, वो आपको हमेशा बताएंगे व्हाई दिस प्राइस इज ग्रोइंग, बिकॉज समथिंग गुड इज हैपनिंग इन एसबीआई। बट nobody will tell you to follow the footprints of institutional investors. What we have to do, we have to only and only follow the footprints of institutional investors, nothing else. अब डिमांड जोन क्या होते हैं, सप्लाई जोन क्या होते हैं, प्राइस कितनी तेजी से नीचे आएगा, कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, इन सब चीजों को हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। बहुत ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया अबाउट द जोन्स। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इफ वी हैव सम टाइम, कि नॉर्मल बाइंग क्या होगी और पावरफुल बाइंग क्या होगी। नॉर्मल बाइंग कैसे होगी? मान लेते हैं प्राइस नीचे आ रहा है,
एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बायर और सेलर के बीच में फाइट चली। अगर नॉर्मल बाइंग है तो यहां पर जो एक्साइटिंग कैंडल बनेगी ग्रीन, वो बहुत छोटी सी बनेगी, बहुत छोटी सी, कुछ कुछ ऐसी। पर अगर अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो कैसे बनेगी, तो ग्रीन कैंडल थोड़ी सी अच्छी बनेगी। अच्छी कैसे? कुड बी ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो क्या होगा, तो जो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी वो बैक टू बैक मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स होंगी, बैक टू बैक मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स, लाइक दिस। सो दिस इज अ नॉर्मल डिमांड जोन, this is a strong demand zone, and this is a picture of very strong demand zone. Similar way, अगर हमें सप्लाई जोन बनाना हो तो सप्लाई जोन हम किस बात से फॉर्म करेंगे, कैसे बनेगा सप्लाई जोन? प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था एंड इट मेड अ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, देन बायर और सेलर की फाइट चली। दिस फाइट कैन बी ग्रीन, कैन बी रेड, डजंट मैटर, बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। पर इन सप्लाई जोन बेस कैंडल के बाद देयर इट शुड बी अ रेड एक्साइटिंग कैंडल। यहां पर एक नॉर्मल सी रेड एक्साइटिंग कैंडल है, दिस इज अ नॉर्मल सेलिंग एरिया, दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल सेलिंग एरिया। व्हाट इफ ये रेड कैंडल कुछ कुछ ऐसे हो, then we will say that this area is stronger than this normal area. What if यहां पर मल्टीपल रेड कैंडल्स हो, 2 or 3, we will call this area as a super strong supply zone. So this is a normal supply zone, this is a strong supply zone, and this is a very very strong supply zone. Being a retailer, आप कौन से एरिया में सेलिंग करना पसंद करेंगे? मैं तो इस एरिया में ही सेलिंग करूंगा, किसी भी नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग की जगह वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया में। और बाइंग करना कहां पसंद करेंगे? आई वुड प्रेफर कि मेरी बाइंग इस एरिया में हो जहां पर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। खैर, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्राइस अब कितनी तेजी से ऊपर बढ़ेगा या कितनी तेजी से नीचे गिरेगा, ये डिपेंड करेगा पेंडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स पर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, न्यूज लाई ही इसलिए जाती है क्योंकि स्टॉक को किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तक पहुंचाना होता है। अगर न्यूज नहीं लाएंगे तो रिटेलर बिलीव नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में चलेगा यार ये हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए किसी पर्टिकुलर प्राइस को मूव करवाने के लिए न्यूज इज क्रिएटेड। जैसे कि आपने देखा होगा बाजार मूवी, इफ यू वुड हैव सीन सैफ अली खान की, तो उसमें वो अग्नि फार्मा के प्राइस को डाउन साइड में बाय करने के लिए न्यूज फैलाता है। सिमिलर थिंग हैपेंस इन द रियल लाइफ कि आप पैनिक क्रिएट कर दो मार्केट में, सो दैट पीपल शुड स्टार्ट सेलिंग एंड यू शुड स्टार्ट बाइंग इन योर पर्टिकुलर एरिया। जब तक न्यूज नहीं फैलाई जाएगी, रिजल्ट खराब है, रिटेलर को उसी दिन पता चलेगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिएगा, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, सीए साहब को पहले से नहीं पता होगा कि यार इनके रिजल्ट खराब आने वाले हैं? न्यूज का एडवांटेज तो पहले ही लिया जा चुका है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पहले ही उसके प्राइस को डिस्काउंट कर लिया है, अपनी पोजीशन उसके हिसाब से या तो बना ली हैं या स्क्वेयर ऑफ कर दी हैं। जो न्यूज है दैट इज जस्ट टू ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर, नथिंग एल्स। एंड ट्रस्ट मी, ये जो न्यूज की मैनेजमेंट है, इट इज नॉट इवन इलीगल, इट इज जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ न्यूज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट्स को जो पैसा फॉलो करेगा वो पैसा बनाएगा, देयर इज नो अदर वे। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के ऑर्डर कैंसिल नहीं होते।
ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर कैंसिल नहीं होते। और अगर आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं, अगर आपने न्यूज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो इसको हम सीखेंगे अपनी 16th क्लास के अंदर। निफ्टी प्लस सेक्टर्स प्लस मेजर स्टॉक जब भी कभी एक साथ डिमांड जोन में आए, जैसा कि 4 मार्च को अभी हुआ था जब मैंने बोला था कि सारे स्टॉक्स पलटेंगे, उस दिन निफ्टी, सेक्टर्स और मेजर स्टॉक्स, उन सेक्टर के मेजर स्टॉक्स सब एक साथ अपने मेजर डिमांड जोन में आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ब्लास्ट। कौन सा ब्लास्ट? निफ्टी गेव अ 1500 प्लस पॉइंट सिंगल साइडेड मूवमेंट। निफ्टी गेव अ सिंगल साइडेड 1500 प्लस पॉइंट्स मूवमेंट। ये निंजा टेक्निक है। निफ्टी, सेक्टर, मेजर स्टॉक को आने दो किसी मेजर डिमांड जोन में, तब बाइंग करो। द सेम थिंग हैपेंड ऑन 4 मार्च, और उसके बाद हमने 10, 12, 15 दिन देखे कैसे रहे, वन साइडेड। देख लीजिए अपनी आंखों से, यकीन आएगा। जब हम इन चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ये 4 मार्च की कैंडल है। 4 मार्च को जब ये मैंने प्राइस यहाँ पे बताया था कि यहाँ से भी यह चीज भागेगी, that day I noticed multiple sectors of Nifty itself and its major stocks, especially Reliance and SDFC, came into the major demand zone. And same thing happened. After that, it showed a bigger movement. कितनी बिगर? यहाँ पर हमारे पास मेजर टूल है, स्केल। लेट्स मेजर कितनी बड़ी मूवमेंट थी। इट वॉज 1819 1895 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। ओ माई गॉड, 8.62% की मूवमेंट। और कितने दिन लगे? सिर्फ 3 वीक्स। 3 वीक्स के अंदर इसने 9%, ऑलमोस्ट 8.5% की रिटर्न दे दी। और निफ्टी में अगर आप 1800-1900 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, तो भाई आप जैसा हंटर तो कोई है ही नहीं। यू आर अनबीटेबल, यू आर द मास्टर। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। यही सब चीजें हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी शुरुआत है। आपको कल का दिन देता हूं कि आप लोग घर पे बैठ के जो 2 क्लासेस में बताया उनकी रिकॉर्डिंग देखिए, उनके बारे में समझिए, जानिए और उनकी रिकॉर्डिंग को सुनिए, नोट्स बनाइए। इन 2 क्लासेस के जितने डाउट्स हैं वो डाउट्स लीजिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला, गो एंड ओपन अप योर डीमेट अकाउंट, एंड देन स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स, प्लीज डू आस्क। सो रेणु जी, बीन स्प्राउट्स वाली आईडी से किसने लॉगिन किया? डोंट नो। समृता जी, प्रवीण सर, डू वी हैव एनी डाउट्स? प्रवीण सर, श्योर। समृता, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। एंड ट्रस्ट मी, अपनी साइकोलॉजी को अनबीटेबल रखना है तो जो मैंने अभी आपको एक निंजा टेक्निक बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। हाउ इट वर्क्स ये आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। अभी आपको ये बड़ी अजीब सी चीजें लग रही होंगी, पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, पर हम बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे, सो दैट हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल की कल की जगह हम परसों रखेंगे क्लास, ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर सकें। थैंक यू। गुड नाइट।